आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 6 भारत की जलवायु पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक डिस्कस कर लिया है। वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो पूरा अच्छा लगता हो पढ़ने के बाद तो उसे शेयर भी कर दिया कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भारत की जलवायु। तो चलिए देखते हैं जलवायु जो है किसी क्षेत्र में लंबे समय लगभग 30 वर्ष तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे ही उस स्थान की क्या कहा जाता है, तो जलवायु कहते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो लंबे समय तक मौसम की स्थिति बनी रहती है उसे उस स्थान की क्या कहा जाता है, तो जलवायु कहते हैं उसको। आगे देखिए कि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु बताइए कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं आंसर में मानसूनी जलवायु भी देता है। यहाँ पे जहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु नहीं रहेगा उसके बदले में सिर्फ मानसूनी दे देगा, तो ये भी मान के चलिएगा कि भारत की जो जलवायु है तो वो मानसूनी जलवायु है। इतना ध्यान में रखिएगा। और वैसे अगर पूरा देखिएगा तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसके बाद आता है मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान पर थोड़े समय जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या कहते हैं, वहाँ का मौसम कहते हैं। आगे है भारत में मौसम संबंधी सेवा जो है 1875 में आरंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा कि भारत में मौसम संबंधी पूछेगा कि सेवा कब से प्रारंभ की गई थी, तो वो 1875 में आरंभ की गई थी भारत में मौसम संबंधी सेवा। और तब इसका मुख्यालय जो था वो शिमला में था। जब भारत में मौसम संबंधी सेवा शुरू किया गया था 1875 में, तब इसका मुख्यालय शिमला हुआ करता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इसका मुख्यालय पुणे में लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे हो गया। अब से जो है अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होता है। लेकिन भारत में अब जो है मौसम संबंधी जितने भी मानचित्र होता है प्रकाशित, तो वो पुणे से ही प्रकाशित होता है। आगे देखिए भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक है। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण क्या है, तो पहला है उत्तर में हिमालय पर्वत और दूसरा दक्षिण में हिंद महासागर। तो उत्तर में हिमालय पर्वत देखिए, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं जो है भारत में नहीं आ पाती है। यानी कि उत्तर में हिमालय पर्वत होने के कारण जो है इसकी उपस्थिति के कारण जो है मध्य एशिया से जो आने वाली शीतल हवाएं आती है वो भारत में नहीं आ पाती है। आगे देखिए, आगे है दक्षिण में हिंद महासागर। तो दक्षिण में हिंद महासागर ये जो है इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण ये जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे है मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। फिर से देखिए कि मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण जो है भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। तो भारत में कितने ऋतु चक्रवात पाई जाती है, तो भारत में 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। पहला शीत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु, चौथा शरद ऋतु। अब इसका समय देखिए, शीत ऋतु का जो है समय है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। शीत ऋतु हो जाएगा 15 दिसंबर से, याद रखिए कि 15 दिसंबर से 15 मार्च हो जाएगा शीत ऋतु। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा 16 मार्च से 15 जून तक। 16 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु। फिर आता है वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर वर्षा ऋतु हो जाएगा। फिर आता है शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक हो जाए आपका शरद ऋतु। तो फिर से ध्यान से देखिए कि मानसूनी पवनों द्वारा जो समय समय पर अपनी दिशाएं पूर्णतः बदल लेने के कारण जो है भारत में जो है 4 ऋतु चक्रवात पाई जाती है। शीत ऋतु पाई जाती है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। फिर ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। फिर वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। यही भारत की जो है 4 ऋतु चक्रवातें पाई जाती है। आगे देखिए, ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती है। ये जो तिथियां हैं एक समान सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। देखिए, ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती है और मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाले विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है।
आगे देखिए, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इसको घेर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये सब पूछता है कि उत्तरी भारत में बताइए, उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। आगे देखिए, इसी को राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो मावट कहा जाता है। इसको राजस्थान में मावट कहते हैं। आगे, ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। तो इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। इन हवाओं को जो है पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। फिर से ध्यान से देखिए कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसके कारण होती है, तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, तो राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिससे गरज के साथ वर्षा होती है, इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है, लगभग हर एक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी में इवन यहाँ तक पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉम्स एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में इसे जो है चेरी ब्लॉम्स एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफ़ी कृषि के लिए लाभदायक है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट है। इस सब क्वेश्चन को आप लोग अंडरलाइन करते चलिएगा। फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में पूछेगा कि शीत ऋतु में बताइए, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण। राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, तो मावट कहा जाता है। फिर है कि ग्रीष्म ऋतु, याद रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्य में जो तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है, तो इन हवाओं को बताइए कि पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है, तो पूर्वी भारत में इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बंगाल में इसे क्या कहा जाता है, तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉम्स या कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफ़ी कृषि के लिए लाभदायक होता है। उसके बाद आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण जो है इसे दक्षिण भारत में यानी कि केरल में इसे क्या कहा जाता है, तो आम्र वर्षा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। ये भी पूछता है कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको लू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्णदाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या है कि वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अतः उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिए इसको कि वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, तो मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर क्या हो जाता है, खिसक जाता है, खिसकने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे विषुवत रेखीय पछुआ पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरल का नियम का अनुसरण करते हुए फेरल के नियम का अनुसरण करता है और भारत में प्रभावित होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि भारत जो अधिकांश वर्षा है लगभग 80% जो होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत की अधिकांश वर्षा जो होती है किस मानसून से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में अधिकतम वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, लगभग 80%। आगे देखिए कि भारत की प्रायद्वीप आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। भारत की जो है प्रायद्वीप आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहला है अरब सागर की शाखा तथा दूसरा है बंगाल खाड़ी की शाखा। पहला अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल खाड़ी की शाखा। आगे देखिए कि अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन जो है 3 शाखाओं में बढ़ती हैं। ये भी 3 शाखाओं में बढ़ती है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून जो है वो 3 शाखाओं में बढ़ती है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अरब की एक शाखा
अरब की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत अरब सागर की जो एक शाखा का मानसून जो है सबसे पहले कहाँ आता है, तो सबसे पहले ये भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आता है। और यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरल के तटों पर वर्षा कराती है। और यहाँ पे क्या होता है कि यह पश्चिमी घाट से टकरा करके केरल के तटों पर वर्षा करवाती है। इसे कहा जाता है मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। इसे कहा जाता है मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। आगे देखिए कि अरब सागर से उठने वाले मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है। अरब सागर में जो उठने वाली मानसून है वो दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस शाखा से जो अरब सागर से जो उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा है जो कि मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। छोटा नागपुर में इस पठार से कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार में। यहाँ यह गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे यह क्या होती है कि गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। फिर बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली मानसून की शाखा है उससे ये मिल जाती है। आगे देखिए, आगे है अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा। अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। अरब सागर मानसून की जो तीसरी शाखा है वो सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है। वहाँ से ये जो है अरावली के साथ साथ किसको लांघती है, तो राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा कराती है वहाँ पे, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है। कम हवा इसलिए कराती है क्योंकि अरावली पर्वत कम वर्षा इसलिए कराती है क्योंकि अरावली पर्वत जो है इन मानसूनी हवाओं के क्या है, समानांतर पड़ती है। और पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। फिर क्या होता है कि पंजाब और हरियाणा में भी जो है यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिम हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा कराती है। आगे देखिए, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया मुख्य रूप से एग्जाम में पूछता भी है कि गारो खासी जयंतिया कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। देखिए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर जो है वो बंगाल की खाड़ी से जो आने वाली हवाएं होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा से वर्षा जो है अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ जो है स्थित मासिनराम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर जो है बंगाल के खाड़ी से आती है हवाएं जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा जो है अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है मासिनराम कहाँ पे है, तो मेघालय में है। यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। पूछेगा कि बताइए विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा मासिनराम मेघालय। इससे पहले चेरापूंजी था, याद रखिएगा। मासिनराम से पहले जो था विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चेरापूंजी था, अब लेकिन हो गया है मासिनराम मेघालय, जो कि मेघालय में है। मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर। आगे देखिए, आगे मानसून की अरब सागर शाखा जो है तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। मानसून की जो अरब सागर शाखा ये तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। अरब सागर शाखा जो है अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। याद रखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जो कुल आर्द्रता का 65% जो है वो अरब सागर से और 35% भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। आगे देखिए, कि मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। यह है वर्षा का मौसम, एक सेकंड, वर्षा का मौसम, समयावधि और वर्षा परसेंटेज में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पूछता है, रेयर केस का ये कभी अगर पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ध्यान रखिए कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये जून से सितंबर समयावधि है इसका। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होता है, लगभग 80%।
वर्षा जो होता है इन्हीं से होता है, इन्हीं मानसून के कारण होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है जून से सितंबर हो जाएगा। और परसेंटेज पूछेगा वर्षा का तो 73.7%। आगे है परवर्ती मानसून काल। परवर्ती मानसून काल हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर और 13.3%। आगे है पूर्व मानसून काल। पूर्व मानसून काल मार्च से मई हो जाएगा। समयावधि पूर्व मानसून काल का समयावधि हो जाएगा मार्च से मई और 10% हो जाएगा वर्षा। आगे शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून, ये हो जाएगा जनवरी फरवरी समयावधि और 2.6% हो जाएगा वर्षा। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून जनवरी फरवरी समयावधि और परसेंटेज 2.6%। फिर से देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर। पूर्व मानसून काल तो मार्च से मई। और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिमी मानसून जनवरी फरवरी। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए तमिलनाडु तट वर्षा में शुष्क रह जाता है। तमिलनाडु तट जो है वर्षा में शुष्क रह जाता है। इसके लिए दो कारण उत्तरदायी है, दो कारक उत्तरदायी है। पहला, तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो फिर से देखिए कि तमिलनाडु तट जो है वो वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है, तो शुष्क हो जाता है। वर्षा ऋतु में तमिलनाडु तट जो है वो शुष्क हो जाता है। इसका कारण जो है दो कारक है। तो पहला, तमिलनाडु तट पर बंगाल की खाड़ी की मानसून जो है वो पवनों के समानांतर पड़ता है। तमिलनाडु तट पर क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा है कि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। इसी कारण जो है तमिलनाडु तट जो है वर्षा में क्या होता है, शुष्क रह जाता है। यही दो कारण है। आगे देखते हैं। आगे है मानसून का निर्वर्तन। मानसून का निर्वर्तन, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। मानसून के पीछे हट जाने, मानसून के पीछे हट जाने या लौट जाने को कहा जाता है मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। पूछेगा कि बताइए मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहा जाता है, तो मानसून का निर्वर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है। यानी कि सितंबर जैसे ही आरंभ होता है तो उत्तरी पश्चिमी भारत से जो है मानसून पीछे हटने लगती है। और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निर्वर्तित हो जाती है। यानी कि मध्य अक्टूबर तक यह क्या होता है कि दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत से निर्वर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु यानी कि कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा कराती है। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो लौटती हुई मानसून जो है, लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है और जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून का रूप में तमिलनाडु के तटों में जो है जाड़े के दिनों में वर्षा कराती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही वो क्या होता है, तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में यानी कि जनवरी फरवरी के महीनों में वर्षा कराती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो होता है वो तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, जनवरी फरवरी के महीने में। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे है एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो और भारतीय मानसून। देखिए एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। एल नीनो जो है, सबसे पहले ये याद रखिए कि इस बार के बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हूबहू क्वेश्चन पूछा गया एल नीनो से। इस बार के बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन 69वीं में भी। लोग बोलता है कि लुसेंट से क्वेश्चन अब नहीं आता है, तो अभी देखिए हम हर वीडियो में बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो ये देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन लुसेंट से पूछता है। अभी भी लुसेंट का जलवा बरकरार है। किसी भी वनडे एग्जाम में तो आपको 70% क्वेश्चन हूबहू लुसेंट से ही मिल जाएगा। बीपीएससी सब में इवन आपको 60% क्वेश्चन आपको लुसेंट से अभी भी देखने को मिलता है, जो कि प्रूफ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। एल नीनो जो है एक मौसम तंत्र है। पूछेगा कि एल नीनो क्या है, तो एक जटिल मौसम तंत्र है जो कि हर 5 या 10 साल के बाद क्या होता है, प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। इससे भारत सहित
अनेक स्थानों का क्या होता है, मौसम प्रभावित होता है। और एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रभावित हो जाती है। जो अस्थायी रूप से क्या होती है, ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा जो है पेरू तट के जल का तापमान जो है 10 डिग्री तक बढ़ा देती है। यह धारा क्या करती है, पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है, बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम भी होती है। इस बार बीपीएससी में परिणाम में पूछा था कि क्या 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 इसके इनमें से कौन सा इसका परिणाम नहीं है। तो यह ध्यान रखिए कि यहाँ पे बता रहा है कि इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इसका परिणाम जो है, पहला भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। ध्यान से देखिए कि पहला कारण है कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। दूसरा है आपको समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, दूसरा है समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। तीसरा है प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है, प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। उसके बाद देखिए, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। नोट कर लीजिए, देखिए भारत में मानसून की लंबी अवधि के लिए पूछेगा कि पूर्वानुमान के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये एल नीनो का प्रयोग किया जाता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है। दूसरा, एल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है। एल नीनो जो है शीतकाल के दौरान जो है भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है, और ग्रीष्मकाल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। फिर से देखिए कि एल नीनो जो है शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बन जाता है, और ग्रीष्मकाल के दौरान जो है शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बन जाता है। आगे देखिए एल नीनो, नोट में देखिए कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा। एल नीनो का पूछ सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ देगा कि एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू में जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है दिसंबर। फिर से देखिए नोट में, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिसंबर जो होता है वो गर्मी का महीना होता है। आगे देखते हैं, आगे शीत ऋतु को शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। शरद ऋतु को कहा जाता है मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। ठीक है, इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। देखिए शरद ऋतु है, शरद ऋतु को क्या कहा जाता है, तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। और इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। ठीक है, अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और इन चक्रवातों से क्या होती है कि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। दूसरा है कि भारत की जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं। यह है तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व है। भारत का जलवायु प्रदेश क्या है कि तापमान एवं वर्षा जो है जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व है, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तापमान एवं वर्षा जो है जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व है, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वो तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वो तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है कोपेन ने। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु जो है निम्न 5 प्रकार की है। पूछेगा कि कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु बताइए कितने प्रकार की है, तो भारत की जलवायु कोपेन के अनुसार 5 प्रकार की है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु। पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु पहला है जहां सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है की उपस्थिति के कारण होता है। एक सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां सारा वर्ष
औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है जहाँ सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री से अधिक रहता है। आगे देखिए आगे क्या है। आगे है दूसरा है शुष्क जलवायु। दूसरा है शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है। जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है शुष्क जलवायु। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी एस कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो वह मरुस्थल डब्लू होता है। फिर से देखिए शुष्क जलवायु, दूसरा है शुष्क जलवायु, जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण क्या होता है, बहुत ही कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि एस कहलाता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस कहलाता है। शुष्कता अधिक है तो वह मरुस्थल कहलाएगा डब्लू। आगे देखिए तीसरा है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वो होता है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, वो हो जाता है गर्म जलवायु। चौथा है हिम जलवायु। हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, वो होता है हिम जलवायु। तो हिम जलवायु होता है जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। आगे पाँचवा होता है बर्फीली जलवायु। पांचवा है बर्फीली जलवायु। ये क्या होता है कि जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान कितना होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। पूछेगा, हो सकता है कि कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए किस संकेत का प्रयोग किया है, तो ये वर्ण संकेत का प्रयोग किया है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी के बड़े वर्ण एस को अर्ध मरुस्थल, याद रखिएगा कि इन्होंने अंग्रेजी के बड़े वर्ण यानी कि एस को जो है एस को अर्ध मरुस्थल, डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। डब्लू को मरुस्थल के लिए, एस को अर्ध मरुस्थल, डब्लू को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार क्या किए हैं, उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया है। जैसे आगे पढ़ते हैं, जैसे हो गया आपको एफ हो गया पर्याप्त वर्षण, एम हो गया शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन, डब्लू हो गया आपको शुष्क शीत ऋतु, एच हो गया सब कैपिटल है देख लीजिए, शुष्क और गर्म, सी हो जाएगा 4 महीने से कम अवधि में औसत तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी हो जाएगा गंगा का मैदान। जी जो है गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को जो है 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन है कि भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, तो भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इसके अनुसार देख लीजिए, जैसे एफ जो हो जाएगा पर्याप्त वर्षण, एम हो जाएगा शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन, डब्लू हो जाएगा शुष्क शीत ऋतु, एच हो जाएगा शुष्क और गर्म, सी हो जाएगा 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और जी हो जाएगा गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत को जो है 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। आगे देखिए कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, कोपेन के योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश ये बताया है कि जलवायु के प्रकार और उनके क्षेत्र के बारे में बताया है। तो देखिए एएमडब्ल्यू होता है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून के प्रकार, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार हो जाता है एएमडब्ल्यू, और इसका क्षेत्र जो है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा है एएस जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, एएस हो जाएगा, और इसका क्षेत्र जो है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट इसका क्षेत्र हो जाएगा। आगे है एडब्ल्यू है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार का अधिकतर भाग जो है इसका क्षेत्र है। एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, और इसका क्षेत्र जो है कर्कवृत्त के दक्षिण प्रायद्वीप पठार का अधिकतर भाग। अगला है बीएसएचडब्ल्यू, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होता है। बीएसएचडब्ल्यू अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु होता है, और इसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग।
आगे देखिए CWG होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। उसका क्षेत्र जो है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। फिर से देखिए CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार होता है और इसका क्षेत्र जो होता है वो गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। आगे देखिए, आगे है DFC ये होता है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश जो होता है वो होता है DFC। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश जो होता है वो DFC और इसका क्षेत्र हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। का क्षेत्र हो जाएगा DFC का अरुणाचल प्रदेश। आगे है ध्रुवीय प्रकार। हो जाएगा ध्रुवीय प्रकार जो कि जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसका क्षेत्र हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसका क्षेत्र हो जाएगा। तो एक बार और इसको देखते हैं, चलिए याद करते हैं। देख लीजिए जलवायु के प्रकार क्या क्या है। तो ये देखिए AMW हो जाएगा लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार AMW और इसका क्षेत्र हो जाएगा गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। दूसरा है AS का हो जाएगा शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार AS हो जाएगा और इसका क्षेत्र हो जाएगा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तीसरा है कि AW हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार जो है ये हो जाएगा AW और इसका क्षेत्र जो है कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। अगला है BSHW ये हो जाएगा अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसका क्षेत्र उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। अगला है CWG ये हो जाएगा शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। इसका क्षेत्र हो जाएगा गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। आगे है DFC ये हो जाएगा लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। इसका क्षेत्र हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है ध्रुवीय प्रकार हो जाएगा ध्रुवीय प्रकार जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।